नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और वेस्ट एशिया रिलेशंस से संबंधित। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आदेश दिया एनडीए के एग्जाम के लिए गर्ल्स भी बैठ सकेंगी, इंपॉर्टेंट इशू है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा, इंडियन एक्सप्रेस का, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है, इंडियन पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग डिक्लाइन हुई है, इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज की जो फंक्शनिंग डिक्लाइन हुई है, उसका एक प्राइमरी रीजन ये भी है कि जो स्पीकर हैं उनमें इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी का अभाव देखने को मिलता है। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 शब्दों में। तो स्पीकर के रोल से संबंधित ये तीसरा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे अब्राहम अकॉर्ड किस प्रकार से इंडिया की हेल्प करेगा वेस्ट एशिया में अपनी जड़ें जमाने में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कबीर तनेजा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले आप ये बताइए अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत अब देखो इजराइल के कुछ और अरब कंट्रीज के साथ में रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए हैं, जैसे यूएई, बहरीन। इससे पहले देखो इजराइल के सिर्फ 2 अरब देशों के साथ में नॉर्मलाइज रिश्ते थे, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। एक तो इजिप्ट के साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे 1979 में, और इसके अलावा जॉर्डन के साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे 1994 के आसपास। और ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज थे वो देखो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए नहीं इस्टेब्लिश करके रखना चाहते थे क्योंकि उनकी मांग थी कि पैलेस्टीन के रूप में अलग से देश बनना चाहिए। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम इजराइल के साथ नॉर्मल रिश्ते नहीं रखेंगे। और जैसा आपको पता है पहले 3 युद्ध भी हो चुके हैं। एक युद्ध हुआ 1947-48 में, एक हुआ 1967 में, एक हुआ 1973 में। तो खटास थी रिश्तों में। बट अब अरब कंट्रीज को लगा, कुछ अरब कंट्रीज को ये लगा कि इजराइल हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है, हमारा बड़ा दुश्मन है ईरान, टर्की। इसलिए इजराइल के साथ अब रिश्ते इंप्रूव कर लेना, बायलैटरल रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लेना उचित है। तो ये है अब्राहम अकॉर्ड। अब फिलहाल चलो अब्राहम अकॉर्ड हमने डिस्कस कर लिया। इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया के एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया, ये इजराइल की यात्रा पर गए। रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं इंडियन एयरफोर्स का एक दल अक्टूबर के महीने में जाएगा इजराइल में एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा भी वेस्ट एशिया में हाल फिलहाल में इंडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी हैं। जैसे देखो जिस हफ्ते एयर चीफ मार्शल भदौरिया इजराइल की यात्रा पर गए थे, उसी हफ्ते इंडिया ने यूएई के साथ मिलके एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम था जायद तलवार। कहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी? आबू धाबी के कोस्ट के नज़दीक। आप ये मैप देखिए, यहाँ पे है आबू धाबी। यूएई के साथ मिलकर इंडिया ने एक्सरसाइज कंडक्ट की, नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार, और ये आबू धाबी के कोस्ट के नज़दीक की थी। दिसंबर 2020 में इंडिया की आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ये यूएई और सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए थे। तो ये फर्स्ट आर्मी चीफ थे जिन्होंने इन देशों की यात्रा की। शुरुआत देखो हुई थी 2017 से। 2017 में इंडियन नेवी के उस समय एडमिरल थे सुनील लांबा। उन्होंने यूएई और ओमान की यात्रा की थी। ओमान में आपको पता है दुकम पोर्ट है। इंडिया का ओमान के साथ एग्रीमेंट साइन है दुकम पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए। दुकम पोर्ट में इंडियन नेवी के द्वारा जो फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग ड्राई डॉक। आप मैप में देखिए, ये ओमान है और यहाँ पे है पोर्ट ऑफ दुकम, जिसका इस्तेमाल इंडिया के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा एग्रीमेंट इंडिया ने ओमान के साथ साइन किया है। ये देखो एक प्रकार से पोर्ट ऑफ ग्वादार को काउंटर करने के लिए था। इसका इस्तेमाल चाइना के द्वारा किया जा सकता है। तो चाइना और पाकिस्तान की इस एक्सिस को ग्वादार पोर्ट में रोकने के लिए इंडिया ने ओमान में दुकम पोर्ट संबंधित एग्रीमेंट साइन किया, और ईरान में भी छबार पोर्ट से संबंधित एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया। हालांकि कुछ दिक्कतें आ रही हैं
क्योंकि यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, बट उम्मीद ये है कि वो दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी, ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। इसी आर्टिकल में आगे कुछ पॉइंट्स हैं, ईरान का लिंक क्या है। अब आपके मन में आया होगा, 3-4 मिनट की डिस्कशन हो गई, ये तो पॉइंट कहाँ आया कि अब्राहम अकॉर्ड से इंडिया को क्या फायदा होगा। देखो, पहले ना इनके बीच में नहीं बनती थी ना, यूएई सऊदी अरेबिया, इनके बीच में बनती नहीं थी। सऊदी अरेबिया का हालांकि एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है इजराइल के साथ, तो एक तरफ ये देश होते थे, दूसरी तरफ इजराइल होता था। इंडिया को ना इन दोनों के बीच में एक टाइट बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ता था, क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती। मतलब इंडिया को संभल के खेलना पड़ता था। इसी संभलने के चक्कर में काफी सालों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर नहीं गया, ये सोच के कि कहीं अरब कंट्रीज नाराज ना हो जाएं। अरब कंट्रीज के साथ संबंध ज़्यादा इंप्रूव होते तो इजराइल के नाराज होने का खतरा रहता कि भैया तुम तो हमारे दुश्मनों के साथ में ज़्यादा रिलेशंस बढ़ा रहे हो, तो बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता कई बारी में। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी तो देखो इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी आगे बढ़ गया है। कुछ समय पहले तक इंडिया और पाकिस्तान को कई सारे देश एक नज़र से देखते थे, हाइफन लगा के रखते थे इंडिया पाकिस्तान। यूएसए से भी कोई डिफेंस मिनिस्टर आता तो वो दोनों देशों की यात्रा पर आता, पहले इंडिया की यात्रा पर फिर पाकिस्तान की यात्रा पर, ताकि कोई देश नाराज ना हो जाए। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब इंडिया मतलब थैंक्स टू गॉड पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत आगे चला गया है। ग्लोबल ऑर्डर पर इंडिया की आवाज जो है वो सुनी जाती है। इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो हो गई है। तो अब विभिन्न देश इंडिया पाकिस्तान के बीच में हाइफन लगा के नहीं रखते, इंडिया से अलग डील करते हैं, पाकिस्तान से अलग डील करते हैं। कंपैरिजन खत्म हो गया है। तो उसी प्रकार से अब देखो इंडिया को यहाँ पे ना बैलेंस स्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि यूएई बहुत स्ट्रांग हो गया, इजराइल कमजोर रह गया, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। अब किसी के नाराज होने का खतरा ही नहीं रहेगा। इंडिया इजराइल के साथ संबंध बनाएगा तो ये देश नाराज नहीं होंगे, इनके साथ संबंध इंप्रूव करेगा तो इजराइल नाराज नहीं होगा, बल्कि फायदा ये होगा इंडिया और ये देश मिल के कोई ना कोई एक ब्लॉक बना सकते हैं। हमने इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो अब्राहम अकॉर्ड का फायदा इंडिया को यह भी होगा, इंडिया वेस्ट एशिया में अपनी जड़ें और ज्यादा मजबूती में जमा सकेगा, वेस्ट एशिया के साथ में अपना कोऑपरेशन और तेजी से इंक्रीज कर सकेगा। वैसे देखो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया में इंडिया के जो फुटप्रिंट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2015 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक सऊदी अरेबिया में एक छोटी मोटी स्टेजिंग विजिट की गई थी। स्टेजिंग विजिट मतलब शायद हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस टाइप इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने की हो। उसके बाद 2018 में ईरान के नेवल वारशिप्स को इंडिया ने होस्ट किया। नेक्स्ट, ये जो पूरा रीजन है ना इंडियन ओशन का, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे आसपास का रीजन है, यहाँ पे इंडिया के जो नेवल शिप्स हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब पायरेसी वगैरह को रोकने के लिए, और यहाँ पे एक्टिव रहती है इंडियन नेवी। जैसे देखो एक एग्जांपल भी है, कुछ समय पहले ईरान के इजराइल और यूएसए के साथ में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। मतलब ख़राब तो हमेशा ही रहते हैं, ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे, टेंशन्स क्रिएट हो गई थी, युद्ध संबंधित सिचुएशन भी आ गई थी। तो कुछ जो शिप्स यहाँ से गुजरते थे इस रूट से, उनको निशाना बनाया जा रहा था। आरोप लगता था ईरान के ऊपर या फिर इजराइल के ऊपर भी कि अगर ईरान का कोई एसेट हो तो इजराइल ने हमला करवाया है। तो इंडिया ने यहाँ पे एक ऑपरेशन संकल्प चलाया था। ऑपरेशन संकल्प में क्या था, इंडिया के जो वारशिप्स थे, मतलब नेवल शिप्स जो थे, वो मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट प्रोवाइड करते थे, सुरक्षा प्रोवाइड करते थे। जैसे आपने देखा होगा कोई नेता वगैरह होता है, उसके आगे एस्कॉर्ट जिप्सी चलती रहती है पुलिस की, तो उसी प्रकार से ये जो इंडिया के वारशिप्स थे वो मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करते थे ताकि कोई गलती से अटैक ना कर दे इंडिया के मर्चेंट शिप पर। मतलब साफ है पॉइंट का कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद इंडिया के जो रिलेशंस हैं वेस्ट एशिया के साथ में और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन देखो कुछ चैलेंज भी हैं। सभी अरब स्टेट्स ने अभी तक अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं किया है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट अरब स्टेट है ना सऊदी अरेबिया, इन्होंने तारीफ तो की है अब्राहम अकॉर्ड की, लेकिन ये बोला है कि पहले आप पैलेस्टीन का सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद हम अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे। ये चैलेंज है। अब इसके बाद वेस्ट एशिया में आता है ईरान का लिंक, क्योंकि ईरान के तो रिलेशंस इजराइल के साथ अभी भी काफ़ी ख़राब हैं,
और देखो, इंडिया ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है। अब तो ईरान की जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान सत्ता में आ गया है, तो ईरान इंडिया के साथ अपनी दोस्ती इंक्रीज करना चाहेगा अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए। कल को मान लीजिए अफगानिस्तान में कुछ इंडिया को ऑपरेशन चलाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर पंजशीर जो वैली है वहाँ पे अहमद मसूद के जो बेटे हैं वो एक्टिव हैं। उन्होंने कल वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा कि जिस प्रकार से 1996 से लेकर 2001 के बीच नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से हम लड़ाई जो है फिर से लड़ना चाहते हैं। पंजशीर वैली में अभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो उसका है अफगानिस्तान में। और अमरुल्ला सलेम जो वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है और वो भी पंजशीर वैली में है। तो देखना ये होगा कि जो ये पंजशीर वैली है यहाँ पर तालिबान का कब्जा हो पाता है या फिर ये जो वैली है ये रेसिस्टेंस पैदा करेगी तालिबान के अगेंस्ट। तो मान लीजिए इंडिया को सपोर्ट करना है इस रेसिस्टेंस को तालिबान के अगेंस्ट, तो ईरान की तो जरूरत पड़ेगी ना उनको हथियार देने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से संपर्क के लिए। अभी जैसे कंधार से इंडियंस को इवैक्यूएट किया था इंडियन एयरफोर्स ने, तो ईरान के एयर स्पेस का हमने इस्तेमाल किया। अदरवाइज तो कहाँ से जाएंगे ना, एयरक्राफ्ट है इंडिया का, यहाँ से जाएंगे, पाकिस्तान से होके जा नहीं सकते, तो ईरान से होके गए हम और कंधार से इंडियंस को इवैक्यूएट किया। तो ईरान के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक रेल प्रोजेक्ट जिस पे पहले बात चल रही थी, छबार पोर्ट से लेके जाहिदेन रेल प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए आप, ये जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट है ना, छबार पोर्ट से लेके जाहिदेन और आगे जरान से लेके दिलाराम, ये हाईवे इंडिया बना चुका है। ये रेल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया को बनानी थी, लेकिन इसमें अड़चनें आ रही थी। काफ़ी खबरें ये भी आई कि ईरान अब ये प्रोजेक्ट इंडिया को नहीं देगा, बट अब खबरें आई हैं फाइनली कि दोबारा इस रेल प्रोजेक्ट को लेके बात चल रही है। छबार पोर्ट से लेके जाहिदेन, ये साइड में है मैप, तभी मैं कहूँ मैप डाला तो था, ये कहाँ रह गया, ये है जाहिदेन और यहाँ पे जरान से लेके दिलाराम, ये अफगानिस्तान में है। इसीलिए देखो ईरान के साथ संबंधों को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी मल्टीपल विजिट्स हुई हैं। जैसे देश के विदेश मंत्री और देश के डिफेंस मिनिस्टर वो ईरान की यात्रा पर गए। इसके बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अमीर हतामी ये भारत की यात्रा पर आए। तो इससे जाहिर होता है कि ईरान के साथ रिलेशन से इम्प्रूव करने का इंडिया इच्छुक है। बट कुछ जो बाधाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, ईरान के ऊपर यूएसए के सैंक्शंस, फिर यूएसए इंडिया को भी बोलता है कि आप भी उन सैंक्शंस का पालन कीजिए। टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड ईरान, और इजराइल इंडिया का साथी है। नेक्स्ट, ईरान के ऊपर आरोप लगते हैं येमेन, सीरिया और कुछ दूसरी देशों में प्रॉक्सी बैटल्स लड़ने के, यानी वहाँ पे जो ग्रुप्स एक्टिव हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है, ऐसा आरोप ये गल्फ कंट्रीज लगाते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और वेस्ट एशिया रिलेशंस से संबंधित अब्राम अकॉर्ड का इंडिया किस प्रकार से लिवरेज ले सकता है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अलाउ किया है एनडीए के एग्जाम में बैठने के लिए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 में जो वुमन का टॉपिक है सोसाइटी में, उससे भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड क्या है, देखो पिछले काफ़ी समय से महिलाएं जो हैं इंडियन आर्मी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। पिछले साल यानी फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था, जिसमें कहा गया था कि वो महिलाएं जो अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन में हैं, आप उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट कीजिए। ये कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। परमानेंट कमीशन का क्या मतलब होता है, जैसा देखो नाम से ही जाहिर है, परमानेंट कमीशन मतलब तब तक काम करना जब तक कि रिटायर ना हो जाएं। और शॉर्ट सर्विस कमीशन का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये होता है 10 सालों के लिए काम करना। मतलब देखो जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है ना, उनके पास ऑप्शन होता है कि 10 साल की सर्विस के बाद या तो उनको परमानेंट कमीशन मिल जाए, यानी वो तब तक काम करते रहें जब तक कि रिटायर ना हो जाएं। अगर उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो वो बस 4 और साल के लिए काम कर सकते हैं। 10 के बाद में ऑप्शन होता है, 10 साल की सर्विस के बाद में ऑप्शन होता है, या तो परमानेंट कमीशन ले लो या फिर
4 और साल तक आप अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर है उसे एक्सटेंड करवा लो। लेकिन महिलाओं को मिलता नहीं था, महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था और उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था। महिलाओं को ये मौका नहीं मिलता था कि वो रिटायरमेंट होने तक काम करते रहें। तो 2020 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो महिलाएं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में हैं उन्हें भी आप परमानेंट कमीशन ग्रांट कीजिए मैन की तरह, और उन्हें कमांड पोस्टिंग्स दीजिए सभी सर्विसेज में अदर देन कॉम्बैट। कॉम्बैट सर्विस तो आपको पता ही है कि लड़ने वाली, मतलब फ्रंट पे लड़ाई लड़ना, और कमांड पोस्टिंग्स मतलब हेडक्वार्टर वाली पोस्टिंग। तो ये जो आदेश था ये सुप्रीम कोर्ट का था। इस केस का नाम था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 1992 में इंडक्शन के बाद से ही महिलाएं जो हैं वो आर्मी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो जो एसएससी ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन एक्सटेंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आर्मी में महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की दिशा में। तो ये आदेश आने के बावजूद अभी भी महिलाएं जो हैं वो आर्मी में सिस्टमिक इश्यूज का सामना कर रही थी। जैसे देखो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं मिल रही थी जो संविधान ने दी है सभी लोगों को। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के तहत महिलाओं को आर्मी में एंट्री करने के लिए या तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू जाना होता था जो कि देहरादून में है, या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू जाना होता था जो कि चेन्नई के नज़दीक है। बट एनडीए का एग्ज़ाम जो +2 के बाद होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाएं ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी, इस रूट के थ्रू महिलाएं नहीं जा सकती थी। बट अब 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा इसमें गर्ल्स भी बैठ सकती हैं, ऐसा इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है। लेकिन ये इंटरिम ऑर्डर है। 8 सितंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर सुनवाई करेगा। इस केस पे जब सुनवाई चल रही थी तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कोर्ट को कि देखो, वुमेन को अलाउ ना करना एनडीए एग्जाम में बैठने के लिए ये एक पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि ये तो लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है ना। इवन जो पिटिशनर हैं उन्होंने भी यही कहा कि एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में महिलाओं को अलाउ ना करना ये संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 का वायलेशन है। अंत में देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इससे कुछ हद तक आर्मी में जेंडर पैरिटी और ज़्यादा मजबूत होगी। और प्रधानमंत्री मोदी का इंडिपेंडेंस डे पे जो अनाउंसमेंट है, सैनिक स्कूल्स में अभी तक लड़कों को एडमिशन मिलता था, अब लड़कियों को भी एडमिशन मिलेगा, ये भी एक वेलकम मूव है। धीरे धीरे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें इक्वालिटी आती जा रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा समय लगेगा जब तक फुली इक्वालिटी आ जाएगी आर्म्ड फोर्सेस में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्पीकर की इम्पार्शियलिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कई सारी स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट के इस मानसून सेशन में भी बहुत बार डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। जो बिल के पेपर्स हैं उन्हें फाड़ दिया जाता है, धक्का मुक्की देखने को मिलती है। पिछले 2 दशकों में आपने अगर देखा हो तो जिस भी पार्टी की सरकार हो उसके खिलाफ जो भी अपोजिशन होता है वो पार्लियामेंट को डिसरप्ट करता ही करता है। ये एक नॉर्म बन चुका है, परंपरा सी बन चुकी है। मानसून सेशन सारा वॉश आउट हो गया, प्रोडक्टिविटी 20% भी नहीं रही। और अगला जो विंटर सेशन है शायद उसमें भी यही सीन्स देखने को मिले, वो सेशन भी वॉश आउट हो जाए। देखो, ये बार बार जो लेजिस्लेचर में अपोजिशन और सरकार के लोगों के बीच टकराव देखने को मिलता है, सेशंस वॉश आउट हो जाते हैं, उसका एक प्राइमरी रीजन ये भी है स्पीकर का इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होकर काम ना करना। देखो, हमारे संविधान ने वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अडॉप्ट किया, मतलब जो मॉडल यूके में था वही मॉडल हमने अडॉप्ट किया। हमारे संविधान में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वो सारी पावर्स, वो सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई जो कि यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा एंजॉय की जाती हैं। और देखो, जैसे यूनाइटेड किंगडम में स्पीकर जो होते हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, लोकसभा में भी स्पीकर जो होते हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं। उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है हाउस में जो बिजनेस है उसको अच्छे से कंडक्ट करना इफेक्टिवनेस के साथ। अब देखो, इसके बाद स्पीकर के बारे में कुछ कोट्स हैं जो आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हर एक जो किताब है उसमें दो एसेंशियल क्वालिटीज की बात की गई है, एक तो इंडिपेंडेंस और दूसरा इम्पार्शियलिटी। ये दो क्वालिटीज तो स्पीकर के पास होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। जी.वी. मावलंकर ये पहले स्पीकर थे इंडिया के, आज़ादी से पहले की बात है। तो इन्होंने कहा था एक बार अगर कोई पर्सन स्पीकर की पोस्ट पर इलेक्ट हो जाता है तो उसे पार्टी से ऊपर उठ के, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में स्पीकर जो होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो सभी मेंबर्स का होता है। उसका संबंध किसी एक से नहीं होता, सभी से होता है। पंडित नेहरू ने भी एक बार बोला था स्पीकर जो हैं वो देखो एक प्रकार से सिंबल होते हैं देश की फ्रीडम के, देश की लिबर्टी के। उन्होंने कहा था जो बंदा स्पीकर होता है वो आउटस्टैंडिंग एबिलिटी और आउटस्टैंडिंग इम्पार्शियलिटी वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, M.N. कोल एंड S.L. साकेधेर, इन्होंने कहा था स्पीकर जो होते हैं वो हाउस की कॉन्शियस एंड हाउस के गार्डियन होते हैं। लोकसभा के प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं स्पीकर हाउस के कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये स्पीकर को डिसाइड करना होता है हाउस में कौन से जो मैटर है वो डिस्कशन के लिए लिए जाएंगे, कौन से नहीं लिए जाएंगे। जब कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू आते हैं तो इसके लिए अर्जेंटमेंट मोशन को परमिट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, कॉलिंग अटेंशन नोटिस को एडमिट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सब स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जब कॉलिंग अटेंशन नोटिस को एडमिट किया जाता है ना तो मिनिस्टर को स्टेटमेंट देनी होती है उस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इशू पर, या फिर मिनिस्टर टाइम भी मांग सकते हैं कि मुझे टाइम चाहिए और टाइम लेके मैं स्टेटमेंट दूंगा। लेकिन सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होती है ना। बट अगर स्पीकर इन नोटिस को एडमिट ही नहीं करेंगे तो फिर सरकार से अपोजिशन के लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे और सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो सकेगी। स्पीकर मावलंकर ने एक बार कहा था अगर देखो देश में बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है तो जो पूरे देश को इफेक्ट कर रहा है तो हाउस को इस इश्यू पर जरूर अटेंशन देनी चाहिए और उसको इमीडिएटली डिस्कस करना चाहिए। ये ड्यूटी बनती है स्पीकर की। इवन संविधान के आर्टिकल 75 सेक्शन 3 में भी लिखा हुआ है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं हाउस ऑफ पीपल के। ये कैसे सुनिश्चित होगा? ऐसे ही तो सुनिश्चित होगा ना जब इस प्रकार के जो नोटिस हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस या फिर एडजमेंट मोशन है, ये एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर स्पीकर इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे हाउस ऑफ पीपल के प्रति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स हो पाएगी। कई सारी देखो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जजमेंट्स आ चुकी हैं और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। लेकिन सभी जजमेंट्स में एक जो कॉमन पॉइंट निकल के आता है वो है स्टेट असेंबलीज में स्पीकर का जो कंडक्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित पिटीशंस को एड्रेस करते वक्त वो इम्पार्शियल नहीं रहता। स्पीकर जो है वो क्योंकि वो देखो स्पीकर बनने से पहले रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं तो वो रूलिंग पार्टी का ही फेवर करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केसेस में। लेकिन देखो होना ये चाहिए जब कोई पर्सन स्पीकर बनता है ना तो उसकी जो निष्ठा है वो रूलिंग पार्टी के प्रति खत्म हो जानी चाहिए। उसको पहले रिजाइन देना चाहिए, उसके बाद स्पीकर की पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसा किया गया था कब? जब 1967 में एन संजीवा रेड्डी स्पीकर बनी थी। पहले उन्होंने पार्टी से रिजाइन दिया था, उसके बाद वो स्पीकर बनी थी। लेकिन आज के समय में ऐसा देखो रेयरली देखने को मिलता है। स्पीकर जो है वो चूंकि रूलिंग पार्टी से होते हैं स्पीकर बनने से पहले, बाद में भी वो उस पार्टी की मेंबरशिप रखते हैं और वो पार्टी, अब देखो वो स्पीकर होते हैं ना, वो उन इश्यूज को डिस्कस नहीं होने देते जिससे रूलिंग पार्टी एम्बेरस होती हो। उन कॉलिंग अटेंशन नोटिस को, एडजमेंट मोशंस को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते जिससे रूलिंग पार्टी एम्बेरस हो, जिससे रूलिंग पार्टी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो फिर ओपोजिशन पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इशू नहीं डिस्कस हो रहा जो होना चाहिए, इसलिए डिबेट नहीं हो पाती। तो फिर जो अच्छे अच्छे कानून हैं वो भी जैसे आपको पता है बिना डिबेट के बन जाते हैं। देखो आप वर्ल्ड की जो बेस्ट स्पीचेस निकालोगे ना, कुछ स्पीचेस तो ऐसी निकलेंगी जो कानून बनते वक्त किसी ने दी हो। तो कानून बनते वक्त जो स्पीचेस होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन स्पीकर के पार्शियल रोल की वजह से डिस्कशन हो नहीं पाती, बहुत कम हो पाती है। और पिछले कुछ सालों में तो पार्लियामेंट की जो
परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि चूंकि पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में डिस्कशंस नहीं हो पा रही हैं कानून बनते वक्त, इस वजह से हमें भी उन कानूनों को जुडिशली रिव्यू करते वक्त दिक्कत आती है, इंटेंशन पता नहीं लगती कि किस इंटेंशन के साथ में वो कानून बनाया गया है। लास्ट में ये कहा जाता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ये ड्यूटी बनती है कि स्पीकर की पोस्ट को टोटली इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बना दिया जाए, ताकि हाउस में स्पीकर जो हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करें, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्पीकर से संबंधित। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।